हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे विद नोट्स। ठीक है बच्चों, विद नोट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बच्चों तक भी पहुंचाएं। अब बात करते हैं हेडिंग की। पहले हम चैप्टर का नाम देख लेते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नेम है हमारे पास। चैप्टर का नेम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। चैप्टर का नेम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल की बात करते हैं, पहले अम्ल की बात करते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं बच्चों। वह सभी पदार्थ जो भी स्वाद में खट्टे होते हैं उससे हम अम्ल कहेंगे। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। एक तरीके से एक पत्र होता है लिटमस, ठीक है, उसमें देखेंगे अब अगर उस पर अम्ल डाला जाएगा तो ब्लू से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अम्ल H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। कोई भी विलयन हो, ठीक है, कोई सा भी विलयन यानी कि जलीय विलयन, और उसमें अगर हम अम्ल डालते हैं, अम्ल उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन से आयन बनेंगे? उसमें बनेंगे H+ आयन उत्सर्जित होते हैं। अम्ल का pH जो स्केल मान होता है वो 7 से कम होता है। बच्चों जो ये 7 नजर आ रहा है ना आपको, नॉर्मल स्केल पे भी देख सकते हो आप लोग, उसी तरीके से हमारा pH स्केल होता है। यानी कि जितनी भी 7 से नीचे वाली संख्याएं हैं वे सभी अम्ल के मान हैं। ठीक है, 7 से नीचे <7। अब बात करते हैं कुछ उदाहरण की जो कि अम्ल के दिए हुए हैं, जैसे कि HCl। ठीक है, ये भी एक अत्यधिक जटिल कह सकते हैं अम्ल होता है, इसका pH मान 0 ही होता है। अब आगे चलते हैं HNO3। ठीक है, HNO3 भी एक बहुत ही हार्ड हम कह सकते हैं अम्ल है। H2SO, SO4, ठीक है, CH3, COOH, ये सारे जो है अम्लों के उदाहरण हैं। एक नोट याद रखना आप लोग, नोट है कुछ प्राकृतिक पदार्थ पे, ठीक है, पाए जाने वाले अम्ल, यानी कि हमारे आसपास जो प्रकृति है, हमारे आसपास जो प्रकृति है उसमें पाए जाने वाले कुछ अम्ल। ठीक है, ओके बच्चों, पहले अम्ल की बात करेंगे, जैसे कि खट्टे जितने भी हमारे पास प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, इसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं? सीट्रिक अम्ल। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि आपके इसमें MCQ क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे ना, उसमें आ सकते हैं आपके ये। जैसे कि सिरका, सिरके में कौन से, सिरका भी आप लोगों ने टेस्ट किया होगा, खट्टा होता है ना, तो इसमें कौन सा? एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरके में। अब बात करते हैं टमाटर। ठीक है, टमाटर में कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, ठंडे जल में कार्बनिक अम्ल और बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्षारक के बारे में। अभी हमने अम्ल के बारे में बात की जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं। अब हम क्षारक के बारे में बात करेंगे। क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, बिल्कुल ही अपोजिट। अम्ल का स्वाद खट्टा है तो क्षारक का स्वाद कड़वा है। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अभी हमने देखा था अम्ल से बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू हो जाते हैं। क्षारक जलीय विलयन में OH-, जहाँ की अम्ल H+ आयन देता है वहीं क्षारक OH- आयन प्रदान करता है। क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने स्केल में दर्शाया था 7 से जितने भी ऊपर होंगे वो नीचे होंगे, वह सब अम्ल में आएंगे। 7 से जितने भी ऊपर होंगे वह सब क्षारक में आएंगे। प्यारे बच्चों, ठीक है, अब बात करते हैं कुछ उदाहरण की, जो कि है NaOH, ये क्षारक का एक उदाहरण है। KOH, ये भी क्षारक का एक उदाहरण है। CaCH, OH2, MgOH2, ये सभी क्षारक के उदाहरण में आते हैं। नोट की बात करते हैं तो पहला है जो MgOH है उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। जब भी आपके पेट में, आपको पता है ना कि हमारे स्टमक में, हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये जो हमारा पेट है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl। बच्चों, जब ये एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, जब ये अम्ल को
दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपके पेट में जलन, दर्द ये सब महसूस होता है, ठीक है। तो इसी को दूर करने के लिए हम लोग एक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं CaOH2 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। खेती वगैरह में मिट्टी में अम्लता आ जाती है तो उसी को दूर करने के लिए CaOH2 का उपयोग किया जाता है। सूचक के बारे में बात करेंगे, सूचक के बारे में आगे बात करेंगे। ये सूचक के बारे में बात कर रहे थे, वे पदार्थ जो भी विलयन होता है उसमें अलग, ठीक है, अलग तरीके से अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तित द्वारा या गंध द्वारा, यानी कुछ न कुछ, या तो रंग के द्वारा या गंध के द्वारा या फिर किसी न किसी तरीके से वो अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को बताने के लिए। उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? सूचक कहते हैं। सूचक के प्रकारों के बारे में बात करेंगे तो पहला आता है प्राकृतिक सूचक, फिर आता है संश्लेषित सूचक, फिर आता है गंधीय सूचक। तो बच्चों अब हम बात करेंगे प्राकृतिक सूचक के बारे में, ठीक है। वह सूचक जो प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। यानी कि देखिए, हमारे आसपास हमारी प्रकृति है, उसमें से जो भी हम देखिए जो नेचुरल रूप से हम लोग ले रहे हैं, नेचुरल तरीके से जिस पे अम्ल या क्षारक डाल के टेस्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक कहेंगे, ठीक है। प्राकृतिक सूचक ही उसे कहा जाएगा। उदाहरण के लिए लिटमस एक बहुत अच्छा उदाहरण है प्राकृतिक सूचक का। दूसरा हल्दी, ठीक है। और जो गोभी आती है ना, बंद वाली पत्ता गोभी, ठीक है, गोभी पत्ता, ये सब भी हमारे एक तरीके से प्राकृतिक सूचक है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं छोटा सा लिटमस पेपर की। आपको कंफ्यूजन ना हो कि लिटमस पेपर होता क्या है। लिटमस पेपर क्या होता है? अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। जब अम्ल को लिटमस पेपर पर डाला जाएगा तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू से रेड में हो जाएगा। और जब लिटमस पेपर पर क्षारक डाला जाएगा तो ये रेड से ब्लू में बदल जाएगा। अब बात करते हैं संश्लेषित सूचक की। तो वह सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, जो रसायन का उपयोग करके लैबोरेटरी वगैरह में उपयोग करके उसको तैयार किया जाता है, रेडी किया जाता है, तो वह कौन से सूचक कहलाते हैं बच्चों? संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैथिल, ठीक है, मैथिल ऑरेंज होता है, ठीक है, फिनाइलथेनिफिलीन होता है। इन दोनों को क्या होता है? लैबोरेटरी वगैरह में संश्लेषित सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं गंधीय सूचक की। तो गंधीय सूचक यानी कि गंध, किसी भी चीज़ की गंध हो सकती है। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारक में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं, जिसका उपयोग करके हम अम्ल या क्षारक का बता सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए प्याज, वेनिला आदि, ये सभी गंधीय सूचक कहलाते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो अब हम बात करेंगे अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया के बारे में। अभी हमने जान लिया अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है। जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तब कौन सी गैस रिलीज होती है? उत्सर्जित होती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए धातु लेंगे कोई भी और एक तनु अम्ल ले लेंगे, उनकी अभिक्रिया कराने पर हमें धातु लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। समझ में आया? तो पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं लवण किसे कहते हैं, ताकि आप आगे का टॉपिक अच्छे से समझ पाए। अच्छा प्यारे बच्चों, जब हम अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है लवण व जल प्राप्त होता है। उदाहरण लिया जाए, यानी कि अम्ल और क्षारक मिलकर के लवण का निर्माण करते हैं, हम सीधी सिंपल बात कह सकते हैं। जैसे कि हमने लिया एक अम्ल ले लेते हैं हम, जो कि HCl, और एक क्षारक ले लेते हैं NaOH, ठीक है। तो अभी इनकी आपस में अभिक्रिया कराई जाएगी जिसमें बनेगा NaCl,
प्लस में H2O। अब ये दो H जुड़ करके H2 बनाते हैं, O जो होता है इनके साथ आ जाता है और NaCl आपस में जुड़ जाते हैं। ये जो है ये लवण है, ठीक है बच्चों, और ये जो बना है ये जल बना है, तो इसी अभिक्रिया को हम लवण कहते हैं, ठीक है। जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो आपस में लवण बनाते हैं। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि लवण किसे कहते हैं। तो इसी तरीके से जब धातु और तनु अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु और लवण निर्माण होता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अभी हमने एक धातु जिंक ली है, ठीक है, साथ ही हमने एक तनु एसिड ले लिया है, अम्ल ले लिया। जब हमने इसके साथ अभिक्रिया कराई तो ZnSO4 बन गया, ठीक है। H की जो है H की जगह किसने ले ली, Zn जिंक ने ले ली है, ठीक है। और हमारी कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। अब बात करते हैं Fe प्लस में। Fe एक धातु है, आयरन, ठीक है, और HCl क्या है हमारे पास, एक अम्ल है। जब हम इसके साथ अभिक्रिया कराएं तो FeCl2 बनेगा, प्लस में H2 हमारा आ जाएगा जो कि हमारी हाइड्रोजन गैस है, जो कि हमारी हाइड्रोजन गैस है प्यारे बच्चों। अब क्षारक की, अभी हमने अम्ल के बारे में समझ लिया, अब बात करते हैं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है। जब क्षारों की धातु के साथ क्रिया कराई जाती है, देखिए अम्ल की अभिक्रिया हो या क्षारक की अभिक्रिया हो, दोनों में ही हाइड्रोजन गैस बनेगी। अच्छा, आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम किसी मोमबत्ती के पास लेके गए, ठीक है, किसी गैस को, और उस गैस में से पॉप का साउंड आता है, ठीक है, तो वो कौन सी गैस होगी, तब भी वो हाइड्रोजन गैस होगी। और अगर किसी मोमबत्ती को किसी गैस के पास ले जाने के पास वो बुझ रही है तो उसमें कौन सी गैस होती है, फिर CO2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी अग्निरोधी होती है। और अगर वो लोग ज़्यादा जल रही है तो उसमें क्या हो जाएगी, वो ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। अभी समझ में आया आप लोगों को। जब क्षारक की धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है प्यारे बच्चों, इसमें भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए देखेंगे, जब हम क्षारक के धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनती है और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हमने एक धातु वही ले ली, Zn जिंक ले लिया, NaOH एक क्षारक है उसे ले लिया, और जब उसकी अभिक्रिया कराएंगे तो Zn क्या हो जाएगा, इनके साथ मिक्स हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग होकर के हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 2 है। ओके, अब बात करते हैं, एक और धातु ले लिया हमने जो कि है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जब हम किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। Al और Na मिल जाएंगे, उनके साथ O भी बचेगा, क्या हमारे पास H, जो कि हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब हम बात करेंगे उदासीनीकरण की अभिक्रिया के बारे में। बच्चों, उदासीनीकरण जब हमने पढ़ा था कि अम्ल प्लस में क्षारक मिलकर के लवण बना रहे हैं और प्लस में जल भी बन रहा है, सेम यही थी, यही यहाँ बताया गया है, ठीक है। जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके जल व लवण बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। सिंपल सीधी सीधी बात वही है, लवण बन रहा है लेकिन जो अभिक्रिया हो रही है ना, जितनी भी अभिक्रिया हो रही है उसे हम लोग उदासीनीकरण कहा जा रहे हैं। ना तो उसमें अम्ल ज़्यादा होगा ना उसमें क्षारक ज़्यादा होगा, दोनों ही अपनी पावर से ज़्यादा कम हो जाएंगे, जिसके कारण हमें एक अलग तत्व प्राप्त होता है जिसे हम लवण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे तो NaOH एक क्षारक है और HCl एक अम्ल है। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो NaCl के साथ मिक्स होकर के लवण बनाता है और H और H प्लस होके O के साथ जल का निर्माण करते हैं, यहाँ ये दर्शाया हुआ है। ऐसे ही हमने NaOH प्लस 2H2SO4 को लिया है, जिसमें हमारे पास NaSO4 बनेगा और H2 होकर के हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करता है। अब बात करते हैं तनुकरण की, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझ लेना। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी जाती है। यानी कि एक अम्ल है, हम उसमें मिला रहे हैं जल, वाटर ऐड कर रहे हैं,
तो जो उसकी सांद्रता, जो उसकी तेज़ी, उसमें जो कमी आएगी ना, डेप्रिसिएशन आएगा, उसमें जो ह्रास आ जाएगा, उसी हम कहते हैं भाई तनुकरण। ठीक है, उसका तनुकरण कर देना। अब बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल की बात करेंगे तो पीएच स्केल का पूरा नाम जो होता है प्रोजेंट, ठीक है, हाइड्रोनियम होता है, हाइड्रोमोनियम होता है। इस पीएच में पी सूचकांक होते हैं, अलग अलग सूचकांक होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पुसास, जिसका अर्थ होता है शक्ति। मैंने आपको बताया था इस तरीके से एक स्केल होता है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 तक की संख्या होती है। ये जितना भी पोर्शन है ये सारा अम्ल वाला पोर्शन है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जितना भी पोर्शन है ये सारा क्षारक वाला पोर्शन है। और जो बच गया ये बीच वाला 7, ये होता है लवण। प्यारे बच्चों, आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम पीएच स्केल के एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक स्केल की तरह होता है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 एंड 14 तक नंबर्स होते हैं। अब हम 0 से लेकर के 7 तक देखेंगे, लेस देन 7, तो ये होते हैं अम्ल की संख्या है। और जब हम 7 के बाद पे देखते हैं 14 तक, तो ये होती है क्षारक की संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो 7 होता है ना, इस 7 को कहते हैं हम लोग लवण, इस 7 को कहते हैं हम लोग लवण। तो यही पीएच स्केल है, जितना ज़्यादा मान कम होता जाएगा उतनी ही अम्ल की सांद्रता बढ़ती जाएगी, जितना ही क्षारक का मान बढ़ता जाएगा उतनी ही क्षारक की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। तो अब इससे हटकर हम लोग देखते हैं दोबारा से, किसी विलयन में उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल का मान करता है, जो भी मान होता है उसी का हम काम लेते हैं, काम करता है, पीएच स्केल कहलाता है। जो भी मान उसका निकल के आएगा उसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे कुछ विलयनों के पीएच मान के बारे में। जैसे कि जटिल रस जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं, जैसे कि जटिल रस है जैसे कि HCl, इनका जो पीएच मान होता है 1.2 के करीब होता है। नींबू का जो रस का पीएच मान होता है 2.2 के करीब होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये उदासीन होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, उदासीन, ये उदासीन भी होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो मान होता है वो 10 होता है क्योंकि वो क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मान होता है वो 14 होता है क्योंकि वो एक क्षारक है बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 0 होता है। अब बात करते हैं हम प्रबल अम्ल की। ठीक है, प्रबल अम्ल के बारे में बात करते हैं। प्रबल अम्ल से हमारा अभिप्राय अधिक संख्या में पीएच, जितने अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। जितने ज़्यादा वो आयन उत्पन्न करेगा उतने ज़्यादा उसमें आयन बनते हैं। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, ये सभी प्रबल अम्ल में काउंट होते हैं। बात करेंगे दुर्बल अम्ल की। इसमें क्या होती है, H+ आयन की सांद्रता उत्पन्न करने वाले अम्ल जो कि कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं वो दुर्बल होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं प्रबल क्षारक की। वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णांक आयन, ठीक है, आयन हो जाता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि ज़्यादा कड़वी चीज़, बहुत ज़्यादा, जिसका पीएच मान जितना अधिक होता है उससे ही हम प्रबल क्षार कहते हैं। अब बात करते हैं दुर्बल क्षार की। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णांक आयनिका नहीं होता, जो पूरा नहीं घुल पाता, पूरा नहीं मिल पाता, वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता है, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। अब बात करेंगे अम्लीय वर्षा की। अम्लीय वर्षा से अभिप्राय वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से जब कम हो जाता है, कोई भी वर्षा का मान 5.6 से जब कम चला जाता है तब वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जानेंगे।
हमारे शरीर का पीएच परासरण जो नॉर्मल होता है वो 7.0 से 7.8 के बीच कार्यशील करता है। हमारे उदय में HCl उत्पन्न होता है। ये हमारे उदय को हानि पहुंचाए बिना हमारे उदय का भोजन का पाचन में सहायता करता है। जैसे कि हम लोग कुछ भी खाना वगैरह खाते हैं तो हमारे जो पेट वगैरह में HCl होता है और वो उस भोजन का पाचन करने में, कीटाणुओं को मारने में सहायता करता है और इसीलिए हमारा महत्वपूर्ण एक जटिल ग्रंथि मानी जाती है। उपज होने पर हमारे उदय में अधिक मात्रा में HCl यानी कि अम्ल उत्पन्न हो जाता है, जिससे पेट में दर्द व जलन का अनुभव होने लगता है। ठीक है, इसे मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। कोई भी एंटासिड वगैरह ले सकते हैं आप, जैसे कि एंटासिड के रूप में इनो आ गया है, इनो ले सकते हैं आप। इनो क्या होता है, हमारे जो पेट में अम्ल होता है उसे क्षारक के रूप में जाकर के उसे लवण को कम कर देता है। मुंह के पीएच मान, अब याद रखना, जो हमारे जो माउथ का पीएच मान होता है ना, पीएच स्केल के मान के लिए अकॉर्डिंग उसका 5.5 से कम होने पर जो दांतों की एनेमल संचारित हो जाती है। एनेमल जो होती है ना बच्चों, शरीर की सबसे कठोर कह सकते हैं, कठोर हिस्सा होता है एनेमल, और ये कार्बन के रूप में यानी कि कार्बन कैल्शियम इन दोनों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे मधुमक्खी का डंक में मेथनोइक अम्ल। यानी कि पूछ सकते हैं आप लोगों से 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि मधुमक्खी के डंक में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो मेथनोइक अम्ल होता है, छोड़ती है। डंक मारने पर अंग के जो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है दुर्बल क्षारक के रूप में। अब दुर्बल क्षारक के रूप में, क्योंकि जो मधुमक्खी द्वारा डंक मारा गया वो एसिड है, अम्ल है, और जो हम यूज़ कर रहे हैं बेकिंग सोडा वो क्षारक है, और अम्ल क्षारक मिल करके हमेशा क्या बनाते हैं, लवण का निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों। इसी वजह से बड़े बुजुर्ग वगैरह भी बताया करते थे कि इस अनुसार ही कम रोका जा सकता है इसे डंक मारने पर। और मेथनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके प्यारे बच्चों।